नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा शैली को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ किया, जहां भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर भी बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आयुर्वेद का नया उदय। मुख्यमंत्री ने किया आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ। एमपी में खुलेंगे 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज। उज्जैन में खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार बोले, अगर आयुर्वेद को समझना है तो पहले भारत को समझना होगा। हमें आयुर्वेद को फिर से दुनिया के सामने स्थापित करना है। यह महासम्मेलन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हम इसका खोया हुआ गौरव वापस लाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है कि आयुर्वेद में रिसर्च की आवश्यकता है। हमने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। हमने पतंजलि, एम्स, भोपाल और मैनेट के साथ शोध का कार्य शुरू किया है। भारत एक विशाल देश है और भारत कभी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला देश रहा है। इसलिए आयुर्वेदिक जो है सबसे पुरानी पैथी भारत की है। इसको हम भारत के ज्ञान परंपरा के रूप में भी दे सकते हैं। फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आयुर्वेदिक पैथी को जिससे जन जन जुड़ा होता है, इसलिए उसको फिर से रिसर्च बेस करते हुए और हमको जन जन के स्वास्थ्य की चिंता करने का एक बड़ा आधार बनाने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया, जिसमें से 5 भारत सरकार ने इसी वर्ष हमको मान्यता दे दी है। हम जल्दी उनका निर्माण का काम शुरू करेंगे और कॉलेज प्रारंभ करने वाले। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आयुर्वेद और स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसी साल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके तहत 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने का फैसला सरकार ने लिया है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि मध्य प्रदेश में हर जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी पूरी तैयारी है। भारत सरकार भी हमको परमिशन देते जा रही है। हम सरकार भी वो पीपीपी मोड पर भी कई जिलों में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हमारी शिक्षा हमारी सरकार की और स्वास्थ्य ये प्राथमिकता है। उस पर तेज गति के साथ देश के साथ मध्य प्रदेश भी चल रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा मध्य प्रदेश। 11 नए कॉलेज से एमपी में होंगे 67 मेडिकल कॉलेज। सीएम मोहन ने पीएम को बताया आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर। आयुर्वेद है हजारों साल पुरानी परंपरा। आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेद पर्व के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि भारत में वह सारी चीजें हैं जिसको जानने और समझने के लिए दुनिया की जिज्ञासा बढ़ रही है। हमारी भूमिका और जिम्मेदारी भी इससे बढ़ गई है। हमें आयुर्वेद के मूल भाव को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। जब हमारी सरकार बनी तो हमने संकल्प लिया कि 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे पास 55 सरकारी जिले हैं, 56 मेडिकल कॉलेज हैं। अब 11 और जोड़ने से यह संख्या 67 हो जाएगी।
मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक 56 चल रहे हैं। 5 की भारत सरकार ने अभी अनुमति दी है, 2 स्टेट मत से कुल मिलाकर के 11 मेडिकल कॉलेज नए बनने वाले हैं। सब मिला के 67 कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। आज के इस अवसर पर आयुर्वेद से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ों पे भी चर्चा होने के लिए विद्वानों का समागम अपने आप में लाभदायी होता, फलदायी होता है। आयुर्वेद के माध्यम से हमने पैरामेडिकल नर्सिंग के भी कोर्स चालू करके आयुर्वेद का विस्तार करने का निर्णय किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी परंपरा है। हमारे काढ़े को बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर मंगाकर पीते हैं। आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होता है। अगर जीवन के किसी मोड़ पर आपको अपने शरीर से तालमेल बैठाने की जरूरत होती है तो आयुर्वेद इसमें आपकी मदद जरूर करेगा, यह गारंटी है। हम अपने जीवन का हर पल जी रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें वनस्पति से ही मिल रही है। यह प्रकृति का परस्पर सह अस्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर जा रही है तो हम एक तरह से इसके राजदूत हैं। हमारे प्रधानमंत्री इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाकर भी हर मोर्चे पर आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चों पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के, उनके द्वारा सत्ता चलाई जाने के साक्षी भी हैं और हिस्सेदार भी। आयुर्वेद पर्व के शुभारंभ के अवसर पर आयुर्वेद इलाज को चमत्कार से जोड़ते हुए चमत्कारी चिकित्सा पद्धति मुख्यमंत्री ने बताई है। इसके पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयुर्वेद की दवाई ने मुझ पर ऐसा असर किया कि शिक्षा मंत्री से सीएम बन गया। न्यूज डेस्क BSTV। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने अंतर की राशि जारी करते हुए कैबिनेट में मुहर भी लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या है वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसानों के हित में साइज सरकार का बड़ा फैसला। फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होगी अंतर की राशि। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर हो रही धान की खरीदी। 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को हो रहा भुगतान। 800 रुपए अंतर की राशि का होगा भुगतान। कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पहले भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया था। साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कही थी। प्रदेश में साइज सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। वहीं किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि असमंजस की स्थिति को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि किसानों के अंतर की राशि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण निर्णय 27 लाख किसानों के हित में मोदी की गारंटी के अनुरूप जो मोदी की गारंटी का दर है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, किसानों को जो समर्थन मूल्य की राशि है 2300 रुपये उसका भुगतान हो रहा है। जो 800 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार की ओर से देना है मोदी की गारंटी के रूप में, उसे एक मुश्त फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में
किसानों के खाते में जारी किया जाएगा। प्रदेश में 14 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत हो गई है। सरकार बेहतर व्यवस्था के तहत किसानों से धान खरीदी कर रही है। वहीं धान के समर्थन मूल्य का तत्काल भुगतान भी किया जा रहा है। 2300 रुपए हो रहे भुगतान पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही थी, तो वहीं किसानों के मन में भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर की राशि जारी करने के संकेत दिए थे। हालांकि कैबिनेट ने अब इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को देखते हुए भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये चुनाव को देखते हुए पहला साल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले साल इन्होंने डाल दिए, आश्वस्त हो गए, किसान परेशान, किसानों को भरोसा नहीं है। अब फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर चुनाव को देखते हुए ये फिर झूठी आश्वासन दे रहे हैं। फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 साल बाकी है, फिर 3 साल ये लोग 2300 रुपए में फिर धान खरीदेंगे, फिर चुनाव के लास्ट साल फिर 3100 रुपए का बात करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट में किए गए फैसले पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में किसानों को अंतर की राशि जारी कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार के फैसले से निकाय चुनाव में कितना असर पड़ता है। रायपुर से BSTV के लिए शिव दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान से सियासी भूलचाल आ गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी मां का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। इस बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है और उसने बीजेपी को संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विदेशी स्वदेशी पर सियासत, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी को पढ़ाया संस्कृति का पाठ। विदेशी मां का बेटा स्वदेशी नहीं हो सकता। मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान से गरमाई सियासत। धार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर फैल रहा है। अगर ये कैंसर खत्म नहीं किया गया तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, जहां बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। इस मुद्दे पर सियासत चल ही रही थी कि इस बीच जीतू पटवारी के इस बयान पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासत करने का मौका कांग्रेस को मिल गया है। पहले हम जीतू पटवारी की उस बातचीत को सुनाते हैं जो उन्होंने कार्यकर्ताओं से की थी। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। जीतू पटवारी के बयान के सियासी तौर पर कई मायने निकाले जा रहे हैं। जब भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया ने इंदर सिंह परमार से सवाल किया तो उन्होंने कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी मां का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। कांग्रेस में सभी जगह गुटबाजी है। केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। ये जीतू पटवारी जी बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो पहले से भी कहता है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता ही भारतीय राज्य के बारे में जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक प्रकार से देशद्रोही की भाषा बोलते रहे हैं और इसलिए भारत की जनता और कांग्रेस से जुड़े लोग भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व तो भारत के लिए नहीं दूसरे किसी देश के लिए काम कर रहा है। और मेरी तो पहले से ही मान्यता है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी स्वदेशी नहीं हो सकता है। मंत्री इंदर सिंह परमार के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीमार लोग हैं, इन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि हर स्त्री अपने पति के घर में विदेशी है, यह हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम सीता मैया को नेपाल से लाए थे, कैकई ईरान से आई थी,
शकुनी अफगानिस्तान के थे। भारतीय संस्कृति का इन्हें दर्शन नहीं पता। बीमार लोग हैं ये, तो इनको मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छे चिकित्सक को दिखाना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं कि भारत की संस्कृति क्या है, विदेशी कौन होता है। हर स्त्री अपने पति के घर में विदेशी है। ये हमारा भारतीय संस्कार है, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये भगवान राम कहाँ से लाए थे मैया सीता को? नेपाल से। कैकेयी कहाँ से आई थी? ईरान से। शकुनी कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। जो है भारतीय संस्कृति क्या है, उसका दर्शन क्या है? हर स्त्री अपने पति के घर में विदेशी है। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। जीतू पटवारी मैदान में हैं और अपनी टीम को मजबूती दे रहे हैं। उनके बयानों से शुरू हुई सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए भले ही इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन बीजेपी इसे सियासी तौर पर भुना रही है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान ने इस पर कांग्रेस को सियासत करने का मौका दे दिया है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। महेश्वर में 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम मोहन महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 774 करोड़ की लागत से यह योजना तैयार होगी। योजना से महेश्वर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। देखिए खास रिपोर्ट। महेश्वर में 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट। महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना का होगा शिलान्यास। 774 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी योजना। महेश्वर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का होगा विस्तार। किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी। 123 गांव में नर्मदा नदी का पहुंचाया जाएगा पानी। मध्य प्रदेश में लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर 24 जनवरी को खरगोन जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी महेश्वर में मोहन कैबिनेट होगी। बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ महेश्वर किले में राजगद्दी और देवी अहिल्या की प्रतिमा का दर्शन करेंगे। इसके बाद अहिल्या घाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन करेंगे, चुनरी अर्पित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से भी बातचीत करेंगे। हम सबका सौभाग्य है अहिल्या महारानी का अपना शासनकाल, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। उनके अपने जीवन काल से समूचा समाज धन्य होता है। उनके अपने कर्तृत्व से, उनके अपने व्यक्तित्व से, उनके जीवन के एक एक क्षण से पूरा समाज आज भी श्रद्धा से देखता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उनकी 300वीं जयंती मनाने का जो निर्णय किया, पूरे वर्ष अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश वो धरती है जहाँ रानी दुर्गावती, अहिल्या महारानी, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे बड़े बड़े सुशासन के नाम हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता आया है। ऐसे में महिला शासिका में अहिल्या माता का नाम भी अमर है। हम उनके नाम पर होने वाली कैबिनेट में कई नई प्रकार की योजना भी लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हों। मैं स्वयं और मेरे सारे मंत्रीगण हम सब मिल करके अहिल्या माता को समर्पित कैबिनेट में आने जा रहे हैं। खास बात यह कि 774 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई योजना का शिलान्यास होगा। ये योजना खरगोन, धार और उज्जैन जिलों के 123 गाँव में सिंचाई सुविधा पहुँचाएगी। मोहन सरकार ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा। सरकार ने 1 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे इस बात की खुशी है, हमने संकल्प किया कि हमारी सरकार में अभी 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता जारी है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पानी पहुंचाएंगे। 1 लाख हेक्टेयर तक कोई गांव खाली नहीं रहेगा, कोई खेत पानी के मारे प्यासा नहीं रहेगा। लगातार
पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे। वहीं कार्यक्रम के दरमियान सीएम मोहन विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। माधव आश्रम न्यास गौशाला का भी दौरा करेंगे। योजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार भी होगा। धार इंदौर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। ये योजना खरगोन जिले के लिए वरदान साबित होगी। बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर इस योजना से 123 गांव में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी भी पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। छत्तीसगढ़ में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव में तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस तमाम जनहित मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही हैं। वहीं एक दूसरे की पार्टी को घेरने की भी पूरी तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोरगुल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगले 25 दिनों में नगरीय निकाय चुनाव और 33 दिनों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इन 33 दिनों में ही सभी चुनावों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। चलिए एक नजर होने वाले चुनावों की तारीखों पर डाल लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में आज से 24 फरवरी तक आचार संहिता लागू। एक चरण में नगरीय निकाय और 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होंगे। 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव के नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी और पूरा शेड्यूल बेहद टाइट माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसलिए पूरे चुनाव और नतीजे एग्जाम के पहले संपन्न कर दिए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। पहले से ही चल रही बैठकों के दौर में तेजी आ चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां रणनीतियों को लेकर गुपचुप मीटिंग बुलानी भी शुरू कर चुकी है। बीजेपी एक तरफ जहां इस बात से ताल्लुक रख रही है कि पीएम मोदी और सीएम साई ने जनता के लिए जो काम किए हैं उनका फल इन चुनावों में मिलेगा, वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के लिए पूरी रणनीतियां तैयार हो चुकी है, परिणाम अच्छे आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही है और नगरीय निकाय चुनाव हम जीतेंगे। जो योग्य होंगे वो लड़ेंगे, पार्टी तय कर लेगी। पार्टी ने पूरा सिस्टम बना के रखा है और भारतीय जनता पार्टी में साहब लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है। ये परिवार की पार्टी नहीं है। दावेदारी सब करते हैं, लेकिन जिसका नाम आता है उसके साथ सब हो जाते हैं। प्रत्याशी चयन के मापदंड को लेकर हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पर्यवेक्षक जाएंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, निगमों में बैठक करेंगे, आवश्यकता पड़े तो वार्डों में भी बैठक करेंगे, वहां के जिला अध्यक्ष, तमाम सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, वहां के विधायक, पूर्व मंत्री, उनसे भी चर्चा करेंगे। कहीं अगर कोई दिक्कतें हैं तो सीधा हम लोग से बात करेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। अब महीनों से बनाई जा रही रणनीतियों की परीक्षा होगी। सियासी बार पलटवार भी आगामी चुनाव को लेकर ही देखने मिलेगा। मुद्दों को लेकर और घोषणाओं को लेकर अभी भी मंथन का दौर चल रहा है। बहरहाल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का महासंग्राम अब शुरू हो गया है। देखने वाली बात यह है कि आखिर किस पार्टी के पक्ष में पूरे परिणाम आएंगे, किसको अपनी रणनीतियों का लाभ मिलेगा और किसके मुद्दों को जनता नकार देगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। बात सियासत की, मैं फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।